वेलकम बैक डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एलएलईबी सब्जेक्ट के अंदर वो है आपका कंपनी एक्ट से। टॉपिक का टाइटल है प्रोस्पेक्ट्स, डायरेक्टर्स और कंपनी की जो मीटिंग्स के वाइंडिंग अप तक की बात करेंगे हम इसमें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोस्पेक्ट्स। देखो प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है। प्रोस्पेक्ट्स एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो पब्लिक कंपनी को, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक कंपनी को फ़ंड रेज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। प्रोस्पेक्ट्स एक तरीके से ये मान लीजिए 300 से 400 पेज की एक डिटेल है जिसके अंदर कंपनी ये बताती है कि कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ है, कंपनी जो फ़ंड रेज कर रही है शेयर डिवेंचर किस में कर रही है, और शेयर डिवेंचर जो कंपनी इन्वेस्टर को इशू करेगी उसका क्या टाइमिंग रहेगा, क्या कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में कंपनी बताती है। इसके अलावा कंपनी ये बताती है कि जो डायरेक्टर हैं कंपनी का कौन है, कंपनी का मिशन विज़न क्या है, तो वो प्रोस्पेक्ट्स के थ्रू कंपनी बताती है। हम कंटेंट की बात करें कि प्रोस्पेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, तो प्रोस्पेक्ट्स के अंदर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाती है, कंपनी के एड्रेस की बात की जाती है। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था, हमने ये भी देखा था कि जो आपके कंपनी के मेंबर्स हैं उनके पास कितने शेयर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका क्या एड्रेस है, क्या उनका नेम है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, किस क्लास के किस टाइप के शेयर्स इशू कर रखे हैं, डिवेंचर इशू कर रखे हैं, कंपनी के डायरेक्टर की क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसके अलावा आप ये देखें कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कौन हैं। तो एक तरीके से प्रोस्पेक्ट्स एक आपका डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर इन सारी इन्फॉर्मेशंस को दिया जाता है ताकि हम शेयर्स की फॉर्म में या डिवेंचर की फॉर्म में पैसा क्या कर सकें, रेज कर सकें। यहाँ पे वर्ड आया था डायरेक्टर। जब हम डायरेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना है कि डायरेक्टर जो पर्सन होता है वो कौन होता है। डायरेक्टर वो पर्सन होता है जो कंपनी में डायरेक्शन का काम करता है। और डायरेक्टर को रिमूव करने की जब बात आती है तो वहाँ पे हम देखते हैं राइट टू रिमूव ए डायरेक्टर इज़ ए लीगल राइट ऑफ द शेयर होल्डर। कि शेयर होल्डर अपने लीगल राइट का यूज़ करते हुए वो जनरल मीटिंग के थ्रू ऑर्डनरी रिसोल्यूशन पास करके उनका ये लीगल राइट है, उनको लगता है कि डायरेक्टर जो है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए वर्क नहीं कर रहा तो उस तरीके से वो इनकैपेबल है। तो इस 169 सेक्शन के अंदर चैप्टर 7 के अंदर डिटेल द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया हुआ है कि एक कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन रिमूव ए डायरेक्टर। ठीक है ना, कि ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन से कंपनी क्या कर सकती है, OR जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टर को क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। नोट बीइंग ए डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल, कि जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो ट्रिब्यूनल के थ्रू है तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस आफ्टर गिविंग ही रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। यदि ट्रिब्यूनल के अंडर सेक्शन 242 के अंदर उसका अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हियर दी जाएगी। तो ये एक्ट ये बता रहा है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू द रिमूवल शैल नॉट बी अप्लाई वेयर कंपनी हैज़ अवेल itself of the option to appoint not less than 2/3 of the टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे रिमूवल के समय ये ध्यान रखना है कि जो हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर जो हम कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हमें फॉलो करना रहता है। ए स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी रिसोल्यूशन और रिमूव और डायरेक्टर और टू अपॉइंट, कि ये जो स्पेशल रिसोल्यूशन यदि आप पास करके डायरेक्टर का रिमूवल करते हो तो वो परमिटेड है, उसे आप स्पेशल नोटिस के थ्रू कर सकते हो। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि स्पेशल नोटिस टू द कंपनी होता क्या है। तो स्पेशल नोटिस की जब हम बात करते हैं देयर इज़ ए क्राइटेरिया हु कैन सेंड द नोटिस टू द कंपनी। ओनली शेयर होल्डर नोट लेस देन 1% ऑफ वोटिंग पावर और होल्डिंग ऑन द एग्रीगेट सम ऑफ द नोट लेस देन 5 लाख हैज़ बीन पेड अप एज ऑन द डेट ऑफ नोटिस। स्पेशल नोटिस ऑफ कंपनी फॉर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, की जो इस तरीके का राइट्स रखते हैं उनको राइट है वो स्पेशल नोटिस के थ्रू डायरेक्टर के रिमूवल के प्रपोजल को रख सकते हैं। डेट ऑफ मीटिंग की यदि हम बात करें शेयर होल्डर चाहें तो एक मीटिंग भी रख सकते हैं, उस मीटिंग के थ्रू वो नोटिस देंगे, 3 मंथ का नोटिस देंगे। ठीक है ना, और 3 मंथ जो है मैक्सिमम पीरियड रहेगा और जो मिनिमम पीरियड रहेगा आपका 14 डेज़ का रहेगा। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जब रिमूवल का नोटिस जब दिया जाता है तो उसकी एक कॉपी डायरेक्टर को भेजी जाती है रिमूवल के लिए। वो डायरेक्टर उस टाइम पीरियड के अंदर अपना जो भी उसका यदि ट्रिब्यूनल के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसको प्रॉपर हियरिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, उसको अपना जो है
फिर जो अपना पक्ष रखने के लिए टाइम दिया जाएगा उसके बाद उसका रिमूवल किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने इंटीमेशन ऑफ डायरेक्टर को भी पढ़ा कि हम उसको इंफॉर्मेशंस देंगे। हमने रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हियर को भी पढ़ा कि उसकी रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्टर की ड्यूटी क्या एक्सपेक्टेड हैं। तो डायरेक्टर शैल एक्ट अकॉर्डिंग द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। जब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर को वर्क करना चाहिए। डायरेक्टर गुड फेथ में कंपनी के इंटरेस्ट में वर्क करे, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वर्क करे। डायरेक्टर की ये ड्यूटी है कि वो अपनी स्किल्स नॉलेज के थ्रू वो क्या करें, इंडिपेंडेंट जजमेंट उसको ज़रूरी है उस सिचुएशन के अंदर, तो वो उस तरीके का जजमेंट भी लेगा। डायरेक्टर शैल अवॉइड द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन की स्थिति में वो उसको छोड़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति को रिमूव करेगा जल्दी से जल्दी। ये डायरेक्टर शैल नॉट अचीव द अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज आइदर हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव। कि डायरेक्टर कभी भी ना तो खुद ना अपने रिलेटिव को किसी तरीके का जो है एडवांटेज देगा। तो ये हमने डायरेक्टर की ड्यूटीज़ जो हमने रखी हैं। डायरेक्टर की ड्यूटीज़ के साथ साथ उसको राइट्स भी दिए जाते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से पूरा कर सके। तो यहाँ पे हम ये देखें कि टू मेक तो हम यहाँ पे देखें द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल एक्सरसाइज द पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय मीन्स ऑफ रिसोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग ऑफ द बोर्ड टू मेक कॉल ऑन द शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ द मनी अनपेड ऑन द शेयर्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि यदि शेयर होल्डर्स ने अपनी फाइनल कॉल का मनी या कोई अमाउंट पे नहीं किया है तो डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस अमाउंट को पे के लिए एक नोटिस इशू करे, ठीक है ना। ऑथोराइज बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज़ के लिए वो ऑथोराइज्ड है। इशू सिक्योरिटीज़ है, चाहे डिबेंचर हो, चाहे आपका इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया हो, मनी बोरो करनी है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कि कोई ग्रांट देनी है लोन की या फिर कोई गारंटी देनी है या फिर सिक्योरिटी देनी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना। तो जो कंपनी के लिए डाइवर्सिफिकेशन, अमालगमेशन, मर्जर है, रिकन्स्ट्रक्शन है, टेक ओवर है, इस तरीके की कोई भी कंट्रोलिंग, एक्वायरिंग, सब्सटेंशियल स्टेक की कोई भी डिसीजन है तो उसमें डायरेक्टर क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। तो ये डायरेक्टर की क्या है बोलो, पावर्स हैं। फिर हम बात करेंगे मीटिंग की। जब कंपनी की मीटिंग की बात की जाती है तो वाइंडिंग अप को भी हम समझेंगे। पहले मीटिंग हम समझते हैं एजीएम जो होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। जैसा कि आपको पता है हर कंपनी को साल में एक बार क्या करनी पड़ती है, एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है। एवरी कंपनी अदर देन ए 1% कंपनी शैल इन ईच ईयर होल्ड ए एडिशनल टू एनी अदर मीटिंग ए जनरल मीटिंग एज इट ए एनुअल जनरल मीटिंग उसको करनी होती है। और यदि हम बात करें एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर किन किन मैटर्स पर बात की जाती है तो यहाँ पे हम देखें एनुअल अकाउंट्स की बात की जाती है। डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर ये देता है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात की जाती है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात की जाती है, फिक्सिंग ऑफ रेमुनेशन की बात की जाती है, ऑडिटर के रेमुनेशंस की। और यदि हम देखें तो एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, यदि हम ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की हम बात करें कि जो ऑर्डर जो टाइम पीरियड है एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, जो पर्सन ऑडिटर की हम बात की थी, तो उसके रोटेशन की बात हम सेपरेट जो है आपका कंपनी की सेक्शन 141 के अंदर वहाँ पे दे रखा है कि एक जो ऑडिटर होता है वो रोटेट होना चाहिए। एक पर्सन जो है, जैसे हम देखें इंडिविजुअल है तो 5 साल का, और एक फर्म है तो ग्रुप ऑफ फर्म जो है आपकी 10 साल, ठीक है ना। एक है तो 5 साल, एक से ज़्यादा ऑडिटर हैं तो फर्म है तो 10 साल के लिए वो से ज़्यादा के लिए वो ऑडिटर नहीं हो सकता, तो उसका रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर देखा कि ऑडिटर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं। जो मीटिंग्स की हम बात करें, डे और टाइम की हम बात करें, एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर 9 to 6 वो मीटिंग रखनी चाहिए। नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेशनल हॉलीडे मीन्स सपोज मान लीजिए कोई नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उस दिन हमें मीटिंग नहीं रखनी चाहिए। इस मीटिंग के अंदर हम देखें ट्रिब्यूनल के केस में हम एनुअल जनरल मीटिंग की हम बात करें, सेक्शन 97 है। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन द होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 96, ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर कॉल और डायरेक्ट द कॉल ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। तो जब मेंबर इस तरीके की एप्लीकेशंस देते हैं तो उस समय पावर है ट्रिब्यूनल को जनरल मीटिंग लेने की अंडर सेक्शन 97। अब हम देखें मीटिंग किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग देखें। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 173 के अंदर दे रखा है कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 30 डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन। की यदि कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसके 30 दिन के अंदर फर्स्ट उसकी जो है मीटिंग रखी जाएगी। ए नोटिस ऑफ नोट लेस
लेस देन 7 डेज राइटिंग रिक्वायर्ड टू कॉल ए मीटिंग, की मीटिंग को रखने से पहले कम से कम 7 दिन का नोटिस, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे दें, चाहे आप हैंड डिलीवरी या पोस्ट के थ्रू दें, चाहे आप इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया हो, तो वो इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। मिनिमम 4 मीटिंग जो होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एवरी ईयर होती हैं, और एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग का जो गैप होता है, यदि हम 4 मीटिंग की बात करें तो 3 मंथ का मतलब ये हुआ आपका 3 मंथ। और यदि हम 4 मंथ की बात करें कि यदि हम रोटेशन लें 3 टाइम्स, तो 4 मंथ के 120 डेज से ज़्यादा का जो गैप नहीं होना चाहिए एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के लिए। और मीटिंग के लिए जो पर्सन है वो यदि बाहर है तो वो वीडियो कॉल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग को क्या करेगा, अटेंड करेगा। क्योंकि आप देखें कोविड के टाइम में ऐसा हुआ है कि कोई भी कंपनी की वर्किंग है वो नहीं रुकी है, हम ऑनलाइन मोड पर भी हमने वर्किंग की है। इन केस ऑफ 1% कंपनी यदि हम बात करें तो वहाँ पे एक मीटिंग होगी। डोरमेंट कंपनी के केस में भी एक कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि पहले जब हमने कंपनी के टाइप पढ़े थे तो 1% कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे इन द केस ऑफ ओनली 1 डायरेक्टर इन OPC 1% कंपनी रिक्वायर्ड ऑफ होल्डिंग ए मीटिंग, है ना। तो ये 1% के केस में आपका 1% कंपनी के केस में 1 डायरेक्टर होता है। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी की बात करें, आप देखें तो कंपनी किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनती है, टाइम के लिए बनती है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि लॉस या बैंकरप्सी होती है तो कंपनी बंद भी करनी पड़ सकती है। तो कंपनी के वाइंडिंग अप की जब हम बात करते हैं तो वाइंडिंग अप या तो वॉलंटरी बाय शेयर होल्डर हो सकता है, या क्रेडिटर, या फिर ट्रिब्यूनल हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल जब वाइंडिंग अप करता है तो वो ऐसी स्थिति हो सकती है कि कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर सकती, या कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए कोई स्पेशल रिसोल्यूशन पास किया गया है ट्रिब्यूनल ने, या फिर ट्रिब्यूनल ने ये देखा कि कंपनी जो है कंट्री के इंटरेस्ट के लिए वर्क नहीं करती और ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया कि वाइंडिंग अप होना चाहिए, और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिटर्न वगैरह वो प्रीसीडिंग 5 ईयर में फिल नहीं किए हैं, और कंपनी का जो वर्क है वहाँ पे ट्रू एंड फेयर प्रैक्टिस जो है, कंपनी के अफेयर जो हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, फ्रॉड मैनर से वहाँ पे वर्क हो रहा है, तो इस सिचुएशन में जो है ट्रिब्यूनल जो है जो वाइंडिंग अप के लिए आदेश दे सकता है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप की हम बात करें, जब कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि हम कंपनी को क्लोज करें, तो कंपनी के मेंबर पास करते हैं स्पेशल रिसोल्यूशन फॉर द वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ये जनरल मीटिंग के अंदर हम रिसोल्यूशन को पास करके वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कर सकते हैं। वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप के अंदर हमें मीटिंग कॉल करनी होगी। मीटिंग के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर होंगे और कोशिश करें कि डायरेक्टर 2 से ज़्यादा भी हों। उसके लिए हम नोटिस जो है कंपनी राइटिंग में देगी, और रिसोल्यूशन जो भी पास होगा उसके लिए रिटर्न में दिया जाएगा। कंपनी की जब कोई भी हम रिसोल्यूशन पास कर रहे हैं तो 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए उस रिसोल्यूशन को पास करने के लिए। और कंपनी जिस दिन कंपनी की मीटिंग हुई है, रिसोल्यूशन पास हुआ है, तो उसके नेक्स्ट डे से ही हमें क्या करना चाहिए, ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे ऑफ द पासिंग और रिसोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कंडक्ट ए मीटिंग ऑफ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर की मीटिंग कंडक्ट होगी, क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटीज़ वगैरह उनको डिसाइड किया जाएगा, उनका पेमेंट कैसे होगा उसके बारे में डिसाइड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है, विद इन ए 10 डे पासिंग रिसोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप जो है वो नोटिस रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा कि वो अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर करे। लिक्विडेटर वो पर्सन होता है जिसको हम निस्तारक बोलते हैं, जो कंपनी की असेट से पैसा रियलाइज़ करता है और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करता है। नेक्स्ट 14 डेज़ के अंदर क्या होता है कि जो रिसोल्यूशन है ऑफिस गजट के अंदर आता है, न्यूज़पेपर के अंदर आता है, और उससे नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर जो है सर्टिफाइड कॉपी जो आपका रिसोल्यूशन पास हुआ था वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का सर्टिफाइड कॉपीज़ जो है वो जनरल मीटिंग में वाइंडिंग अप कंपनी के लिए दिया जाता है। फिर कंपनी का जो लिक्विडेटर है कंपनी की एसेट्स लायबिलिटी से पैसा कलेक्ट करता है, किसी से पैसा लेना है तो उसको मंगवाता है। फिर फाइनल मीटिंग कंपनी की होती है, कंपनी की बुक्स पेपर्स जो हैं जो प्रिपेयर किए हैं उनका डिसोल्यूशन किया जाता है, कम्प्लीटली वाउंड अप किया जाता है। फिर आगे की इन्फॉर्मेशन जो रहती है ट्रिब्यूनल को पास की जाती है, और ट्रिब्यूनल जो है सेटिस्फाइड होता है तो कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है। रिसीविंग द 60 डेज़ ऑफ एप्लीकेशन बाय ट्रिब्यूनल के अंदर उसका जो है डिसोल्यूशन हो जाएगा। और कंपनी का डिसोल्यूशन होते ही लिक्विडेटर क्या करता है, रजिस्ट्रार को अपनी कॉपी देता है, और रजिस्ट्रार कंपनी के ट्रिब्यूनल और जो कॉपी ट्रिब्यूनल से आई है उसके बाद वो ऑफिशियल गजट के अंदर कंपनी का डिसोल्यूशन कर देता है। तो यहाँ पे हमने कंपनी का डिसोल्यूशन की प्रोसेस को पूरा किया। थैंक्स।